9 अप्रैल 2005 को एक नौजवान लड़के रिचर्ड हियर्स ने 12 बच्चों की एक छोटी सी टीम को डेविल्स डेन नाम की एक खतरनाक और मशहूर केव में लेकर जाने का फैसला किया। उस वक्त रिचर्ड सिर्फ 20 साल का था, लेकिन उसे लगता था कि वो इस अंडरग्राउंड दुनिया में काफी तजुर्बेदार है और इसीलिए उसने ये स्कूल ट्रिप लीड करने की जिम्मेदारी खुद ली। इससे पहले भी वो इस केव सिस्टम में जा चुका था और शायद इसी वजह से उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। जब रिचर्ड बच्चों को केव में जाने से पहले इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, उस वक्त मेलिसा जोन्स, जो दूसरी इंस्ट्रक्टर थी, केव के बाहर खड़ी थी। उसे दिन के बाद में आने वाले दूसरे बच्चों का इंतजार करना था। बाहर का टेम्परेचर तकरीबन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट 20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन लाइमस्टोन केव्स के अंदर का तापमान हमेशा 55 डिग्री फ़ारेनहाइट 13 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जो धीरे धीरे इंसान के बॉडी हीट को खत्म करता रहता है अगर आप लंबे वक्त तक अंदर रहे। 8 से 12 साल के ये बच्चे काफी एक्साइटेड थे। उन्होंने अपने हेलमेट्स पहने, फ्लैश लाइट्स ऑन किए और पहली बार किसी ऐसी वाइल्ड केव की सैर पर निकले जहां ना तो कोई पक्की वॉकवे थी और ना ही कोई इलेक्ट्रिक लाइट। रिचर्ड के छोटे बैकपैक में पानी की बॉटल्स थीं, कुछ एनर्जी बार्स, एक छोटा सा फर्स्ट एड किट और कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज। एक स्टैंडर्ड तैयारी सिर्फ 3 घंटे की ट्रिप के लिए। मगर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि पिछले 6 महीनों में उसके बॉडी में थोड़ा सा बदलाव आ चुका था। सर्दी के दिनों में जो 15 पाउंड 6.8 किलो वजन बढ़ा था, वो इस वक्त उसके लिए बड़ी मुश्किल बन गया। सुबह 11:30 तक पूरी टीम कई हॉरिजॉन्टल टाइट पैसेजेस पार कर चुकी थी। बच्चों के लिए ये रास्ते थोड़े आसान थे क्योंकि उनके बॉडीज छोटे थे, जबकि रिचर्ड को कई जगह सांस रोककर और खुद को मोड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। हर पैसेज को पार करने के बाद उन्हें लगता अब सब ठीक है, पर यह सिर्फ एक इल्यूजन था। अब सामने था एक वर्टिकल क्रैक, बस 10 इंच 25 सेंटीमीटर चौड़ा, लेकिन करीब 6 फीट 1.8 मीटर ऊंचा। ये पतली सी दरार तो हॉरिजॉन्टल टनल्स को आपस में जोड़ रही थी। रिचर्ड ने अपनी फ्लैश लाइट से आगे देखा। उस तरफ का रास्ता थोड़ा खुला था जहां इंसान हाथों और घुटनों के बल क्रॉल करके जा सकता था। उसे अपने पुराने ट्रिप्स की याद आई और उसने इस जगह को रूम कहा। हालांकि वो असल में सिर्फ एक थोड़ा बड़ा टनल था। वो जगह उसे याद थी और लगता था कि वहां से आगे केव का मेन हिस्सा शुरू होता है। उसे लगा कि वो पहले भी इस फिशर से जा चुका है तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसने फैसला किया कि पहले बच्चों को अंदर भेजेगा, फिर खुद उस पासेज में दाखिल होगा। एक एक करके बच्चे उस पतली दरार से गुजरे। वो साइडवेज होकर अपने बॉडीज को कंप्रेस करते हुए आगे बढ़े। कई बच्चों को ठंडी चट्टानों की वजह से डिस्कम्फर्ट हुआ, लेकिन सब 12 बच्चे आखिरकार उस हॉरिजॉन्टल पैसेज में पहुंच गए। उनकी फ्लैशलाइट्स की रोशनी क्रैक के पार दिखाई दे रही थी, जैसे वो क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहे हों। अब रिचर्ड की बारी थी। उसने खुद को साइडवेज मोड़ा और उस फिशर में घुसने की कोशिश की, मगर अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ ये दरार पहले जितनी आसान नहीं रही। एक तरफ उसका सीना चट्टान से दबा था, दूसरी तरफ पीठ। फिर भी उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पेट अंदर खींचकर थोड़ा और आगे सरकने लगा, मगर फिशर धीरे धीरे और तंग होती गई और हाफ वे पहुंचकर उसका मूवमेंट बिल्कुल रुक गया। दरार इतनी संकरी थी कि उसके हिप्स, जो चेस्ट से थोड़े चौड़े थे, वहां अटक गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो एंगल ऐसा था कि अब वापस जाना भी नामुमकिन था। पत्थर ने उसे एक वाइस की तरह जकड़ लिया था। उसकी सांसें घुटने लगीं, चेस्ट कंप्रेस हो रहा था। एक खौफनाक सच्चाई उसके जहन में कौन थी, वो पूरी तरह फंस चुका है और अब 12 बच्चे केव के उस पार उससे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। शुरुआती खौफ बहुत ज्यादा था। रिचर्ड का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, सीने पर पत्थर जैसा बोझ महसूस हो रहा था। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं, जैसे डर ने उसके जिस्म को जकड़ लिया हो। उस वक्त उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास हुआ। उसके साथ मौजूद 12 बच्चे, जो किसी भी हालत में 12 साल से बड़े नहीं थे, अब उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से खतरे में फंस गए थे। उसने खुद ही उन्हें इस मुश्किल में डाला था और अब उसका ही जिस्म उनकी रुकावट बन चुका था। दरार के दूसरी तरफ खड़े बच्चों के चेहरों पर, जो थोड़ी देर पहले तक खुशी से भरे थे, अब डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई बस खामोश खड़ा था। कुछ बड़े बच्चे तुरंत खिसकते हुए दरार के पास पहुंचे। वो रिचर्ड की हालत को समझने की कोशिश कर रहे थे। दरार की पतली सी जगह से वो उसे देख पा रहे थे, जो चट्टान के बीचों बीच फंसा हुआ था। न आगे जा सकता था, न पीछे लौट सकता था। एक बड़े इंसान को यूं बेबस देखकर बच्चों की हिम्मत टूटने लगी। अगर रिचर्ड खुद को नहीं बचा पा रहा था तो फिर उन्हें कौन बचाएगा। बाहर गुफा के पास बैठी मेलिसा जोन्स ने घड़ी देखी। उन्हें वापस लौटने में अभी 3 घंटे बाकी थे।
दोपहर के 3 बजे तक का वक्त तय था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुफा के अंदर क्या चल रहा है। वो आराम से धूप में बैठी थी, कभी कभी गुफा की तरफ नजर डाल लेती। हाल उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। गुफा के अंदर पहली आधी घंटी बस कोशिशों में बीत गई। रिचर्ड हरकत करता तो चट्टानों की पकड़ और ज्यादा कस जाती। उसके कूल्हे, जो शायद पहले से थोड़े ज्यादा चौड़े हो गए थे, दरार के बीच फंस चुके थे। बच्चे उसकी हर कोशिश को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था और उम्मीद भी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, रिचर्ड की हरकतें धीमी होती गईं और उसकी सांसें और भारी। 1 घंटे बाद डर ने दूसरी शक्ल ले ली। अब सिर्फ खौफ नहीं था, अब गुफा का ठंडा माहौल उनके जिस्म को नुकसान पहुंचाने लगा। हिलडुल पाने की वजह से सभी बच्चों ने कांपना शुरू कर दिया। रिचर्ड ने फिर भी हिम्मत दिखाई। उसने बच्चों को पास पास बैठने को कहा ताकि एक दूसरे की गर्मी से ठंड को कम किया जा सके। लेकिन उसकी अपनी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी टांगें, जो नीचे की तरफ लटक रही थीं, सुन्न होने लगी थी। खून का बहाव रुकने लगा था। ये कंप्रेशन सिंड्रोम की शुरुआत थी, एक ऐसा खतरनाक हालात जिसमें लंबे वक्त तक दबाव के कारण जिस्म के हिस्से सुन्न और फिर खराब हो सकते हैं। 2 घंटे बाद हालात और भी खराब हो गए। इतनी तंग जगह में जहां 12 बच्चे और एक बड़ा इंसान मौजूद थे, वहां की हवा धीरे धीरे खराब होने लगी। ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी। सबसे पहले सिरदर्द हुआ, फिर चक्कर और मतली। जिस्म खुद बता रहा था कि माहौल अब जहरीला हो रहा है। बाहर मेलिसा अभी भी बेफिक्र बैठी थी। वापसी का वक्त अभी भी दूर था। जब तक टाइम पूरा नहीं होता, कोई मदद नहीं बुलाई जाती। तीसरे घंटे तक कुछ बच्चे एकदम चुपचाप हो गए थे। पानी की बोतलें, जो बस कुछ देर की सैर के लिए थीं, आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। ठंड और प्यास अब एक साथ बच्चों के जिस्म पर असर डालने लगी थी। जिस्म का दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगा। 2 सबसे छोटे बच्चे, जिनको जागता रखने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार नींद में चले गए। ये नींद आराम की नहीं बल्कि हाइपोथर्मिया की खतरनाक अलामत थी। शाम के 3 बजे जब ग्रुप को वापस आना था, कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब मेलिसा जोन्स परेशान हो गई। उन्होंने फौरन पार्क रेंजर्स को खबर दी कि ग्रुप अभी तक नहीं लौटा। तलाशी शुरू हुई, लेकिन बहुत कीमती वक्त निकल चुका था। वो वक्त जिसमें हालत और भी खराब हो चुकी थी। जब रेस्क्यूअर्स को आखिरकार ग्रुप मिला, वो हैरान रह गए। रिचर्ड एक संकरी दरार में बुरी तरह फंसे हुए थे, बिल्कुल बेबस और बेहद कमजोर। 12 बच्चे उनके पीछे थे, जिन तक पहुंचना या सामान देना मुमकिन नहीं था जब तक रिचर्ड को हटाया न जाए। शुरुआती कोशिशें नाकाम साबित हुई। जिन पार्क रेंजर्स और फायर फाइटर्स को स्पेशल केव रेस्क्यू का तजुर्बा नहीं था, उन्होंने स्लेज हैमर्स और चिजल्स से पत्थर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इन झटकों से दरार और भी अस्थिर हो गई। एक रेंजर का हाथ भी टूट गया जब उसका हथौड़ा फिसल गया। ये दिखाता है कि ऐसे तंग जगहों में बिना ट्रेनिंग के काम करना कितना खतरनाक हो सकता है। 2 घंटे बाद वॉशिंगटन काउंटी सर्च और रेस्क्यू टीम पहुंची, जिनको केव रेस्क्यू का तजुर्बा था। उन्होंने फौरन समझ लिया कि पत्थर को तोड़ना बेकार है। उन्होंने रिचर्ड के कपड़े काटकर और थोड़ा ऊपर खिसकाकर उसे उस हिस्से से निकालने का फैसला किया जो थोड़ा चौड़ा था। उन्होंने ट्यूबुलर वेबिंग, मजबूत नायलॉन स्ट्रैप्स का इस्तेमाल किया और रिचर्ड की बगलों के नीचे से उन्हें गुजार कर एक स्लिंग बनाई। बड़ी सावधानी से उन्होंने रिचर्ड को कुछ इंच ऊपर खींचा और एक वक्त में उसके ब्लू जीन्स को काट कर हटाया गया, क्योंकि उसकी फंसी हालत में यह कपड़ा रुकावट बन रहा था। 5 घंटे बाद जब वो पत्थर की दीवारों के बीच फंसे हुए थे, आखिरकार रिचर्ड को निकाला गया। जब खून का बहाव वापस शुरू हुआ तो उसका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, जैसे हजारों सुइयां उसके हर सेल को चुभ रही हों। जैसे ही रिचर्ड को बाहर लाया गया, रेस्क्यूअर्स फौरन बच्चों की तरफ दौड़े। सबको तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। सबसे ज्यादा परेशानी में दिखने वाले बच्चों को पहले निकाला गया। पूरी टीम मेथोडिकली काम करती रही जब तक सारे 12 बच्चे केव से बाहर नहीं निकाल लिए गए। बाहर इमरजेंसी मेडिकल टीम ने हाइपोथर्मिया से जूझते बच्चों का इलाज शुरू किया। सबसे छोटे 2 बच्चों को फौरन अस्पताल भेजा गया। बाकी बच्चे भी इलाज के बाद होश में आने लगे और फिर सभी को लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि किसी को भी परमानेंट डैमेज नहीं हुआ। रिचर्ड बाहर तो अपने कदमों पर आया, लेकिन ये उसकी एड्रेनलिन की ताकत थी, ना कि जिस्म की। इस हादसे ने उसके जिस्म और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। बच्चों के लिए ये तजुर्बा एक खौफनाक ख्वाब बन गया, जिसमें उनका रक्षक एक चट्टान के अंदर जकड़ा हुआ था और वो बिल्कुल अकेले
मदद से कोसों दूर थे। बाद में बनी रिपोर्ट में बताया गया कि अगर कंप्रेशन सिंड्रोम, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन और ऑक्सीजन की कमी पर वक्त रहते काबू न पाया जाता तो उस दिन टेरह जाने चली जाती। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि बिना खास ट्रेनिंग के रेस्क्यू वर्कर्स केव जैसे कन्फाइंड स्पेसेस में रेस्क्यू की मुश्किलात को अक्सर कम समझते हैं और इसीलिए वक्त पर माहिरी मदद नहीं बुलाते। ये एक ऐसी गलती थी जो मिनट्स की ऑक्सीजन, फ्यू डिग्रीज टेम्परेचर और कुछ मिलीमीटर्स के पत्थर के बीच फंसी हुई थी। डेविल्स डेन अपने अंधेरे इतिहास में 13 नाम और जोड़ने ही वाला था, ना किसी के गुनाह की वजह से बल्कि पत्थर और इंसानी जिस्म की सख्त हकीकत की वजह से, और एक जवान इंसान की ओवर कॉन्फिडेंस जिसने ये समझा ही नहीं कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जरा सी गलती की कोई माफी नहीं होती, जहां अंधेरा मुकम्मल होता है और पत्थर करोड़ों सालों से इंसानी गलतियों का इंतजार कर रहा होता है।